25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल की बांग्लादेशी घुसपैठिए लश्कर के प्यादे पकड़े गए हैं, फिर भी विपक्ष को यह सीधे साधे दिखाई दे रहे हैं। कैसे सपा कांग्रेस की ओर से विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जानिए उन संदिग्धों के बारे में जिन्हें देश की एजेंसियों ने पकड़ा है। मोहम्मद मिजानुर रहमान बांग्लादेशी, मोहम्मद सफायत हुसैन बांग्लादेशी पहचान, मोहम्मद जाहिदुल इस्लाम बांग्लादेशी, मोहम्मद लिटर बांग्लादेशी, मोहम्मद उज्जल बांग्लादेशी, उमर बांग्लादेशी, रबीउल इस्लाम बांग्लादेशी, उमर फारूक मालदा पश्चिम बंगाल से। अब सोचिएगा कि पकड़े गए 8 संदिग्धों में से 7 बांग्लादेशी हैं, जिनके बारे में जिनके नाम उनकी पहचान हमने आपको बताया। मामला जाहिर सी बात है देश की सुरक्षा से जुड़ा है, लेकिन सपा कांग्रेस को इन संदिग्धों की करतूत नहीं बल्कि मजहब दिखाई दे रहा। अब रिपोर्ट में देखिए कि कैसे मजहब के आधार पर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। अब किसको ये कहां आतंकवादी बना दे, बाद में 20-20 साल के बाद छुटकर आते हैं। जब ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसमें भी जो आतंकी थे उनको ये भटके हुए युवा बोल रहे थे, बोटी बोटी इमरान। सामने दिख रहा है ना कि कानून क्या है देश के अंदर, ये मुसलमानों को क्यों जबरदस्ती फंसाया जाता है। सांसद होते हुए उनको आतंकवादियों की इस तरह से हिफाजत नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेशी टेरर मॉड्यूल से जुड़े लश्कर-ए-तैयबा के 8 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी क्या हुई। देश की सियासत में फिर वही पुराना राग शुरू हो गया। देश की सुरक्षा पर वोट बैंक की सियासत भारी पड़ती दिखाई देने लगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आजमी को इन गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों में भी मजहब नजर आने लगा। ये वही संदिग्ध आतंकी हैं जो देश को लहूलुहान करने की साजिश रच रहे थे। 6 तमिलनाडु से और 2 पश्चिम बंगाल से पकड़े गए। इन 8 में से 7 बांग्लादेशी मूल के, लेकिन इमरान मसूद को इसमें भी चुनावी साजिश दिखने लगी और राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे में भी अबू आजमी को मुसलमानों को फंसाने की थ्योरी दिख गई। इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि ये है भी या नहीं है, या ये सिर्फ माहौल ध्यान भटकाने का काम है कि चुनाव आए और आपने काम शुरू कर दिया। इधर पुलवामा बड़ाक से हुआ, आपके चुनाव है, चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कोई ना कोई आतंकवादी घटना करे होगी, शक तो होगा ना। अब बंगाल का चुनाव है, अब के इधर के टेररिस्ट नहीं पकड़े गए, अब के वहां के टेररिस्ट पकड़े गए, बंगाल में चुनाव है। बिल्कुल सही बात है, ये मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। इसलिए कि आप देखिए मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, 187 लोग मारे गए थे, उसमें 12 नौजवान पकड़े गए और निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाया। हाई कोर्ट ने इंसाफ किया, बेगुनाह छूटे, 19 साल तक बेगुनाह रहे, फिर भी हमारी सरकार ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया केस। तो सामने दिख रहा है ना कि कानून क्या है देश के अंदर, ये मुसलमानों को क्यों जबरदस्ती फंसाया जाता है। आतंकियों के लिए इमरान मसूद और अबू आजमी के विक्टिम कार्ड खेलने पर बीजेपी और जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की डिफॉल्ट सेटिंग यही कि आतंकी पकड़े जाएं तो उन्हें भटके हुए युवा बताओ। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी साफ कहा, सांसद होते हुए आतंकियों की इस तरह की हिफाजत न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि खतरनाक भी। बोटी बोटी इमरान अब टुकड़े टुकड़े भाईजान बन चुके हैं। इनका वैसे भी विषय यही रहता है कि जब भी कोई देश में आतंकवादी पकड़ा जाए तो आतंकवादी की महिमा मंडन और व्हाइट वॉशिंग के लिए लग जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का डिफॉल्ट सेटिंग ही है कि वोट बैंक नीति अबव राष्ट्र नीति, राष्ट्र सुरक्षा के ऊपर वोट बैंक नीति को रखना है। जब ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसमें भी जो आतंकी थे उनको ये भटके हुए युवा बोल रहे थे, बोटी बोटी इमरान। मसूद साहब का बयान आपत्तिजनक है, उत्तेजनात्मक है और सांसद होते हुए उनको आतंकवादियों की इस तरह से हिफाजत नहीं करनी चाहिए। इमरान मसूद का जो तड़पना है वो इसलिए है कि वो मुसलमान हैं जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, और कांग्रेस का मुसलमान को इस्तेमाल करने का बड़ा पुराना रिकॉर्ड रहा है वोट बैंक की तरह। वो तुष्टीकरण की राजनीति के चैंपियन हैं। बवाल बढ़ा तो अबू आजमी सफाई देने के बजाय मालेगांव ब्लास्ट केस की तुलना पर उतर आए। जांच एजेंसियों पर भेदभाव का आरोप पड़ दिया, यानी मुद्दा आतंकवाद नहीं बल्कि कौन सा आतंकी और कौन सा मजहब। जो मालेगांव का ब्लास्ट हुआ था जिसमें पुरोहित पांडे और ये लोग थे इसके अंदर, इनके केस में सरकारी वकील से कहा गया इनके साथ नरमी बरतो, और ये छूट गए। छूटने के बाद अपील भी नहीं की गई। अब सवाल सीधा है कि जो लोग पहलगाम पर हिंदू हेड थ्योरी को खारिज कर रहे थे, वही लोग अब बांग्लादेशी टेरर मॉड्यूल में धर्म और मजहब क्यों ढूंढ रहे हैं। सवाल आतंकियों पर नहीं, जांच एजेंसियों पर क्यों उठाया जा रहा है।
सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देश की सुरक्षा से बड़ा कोई वोट बैंक भी हो सकता है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो आप सोचिए कि देश में कितनी सहूलियत की सियासत हो रही है। पहलगाम में हमला हुआ, धर्म पुष्कर मारा गया, हिंदू हो गोली मार दी गई, लेकिन यहां पर बांग्लादेश के आतंकी पकड़े गए और फिर भी यह तर्क दिया जा रहा कि साहब धर्म देखकर फंसाया जा रहा है। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा आपसे थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। शादाब शम्स है, चेयरमैन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। नूर अहमद अजहरी स्टेट प्रेसिडेंट है AIMPLB के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई साहब, आपसे शुरू करता हूं। आपके नेता ने कहा देश के अंदर मुसलमानों को क्यों फंसाया जाता है गिरफ्तारी पर, तो आपको जितना समय चाहिए ले लीजिए। आप जो ये 8 पकड़े गए हैं इनकी बेगुनाही साबित कर दीजिए। राकेश जी, देखिए, जो मैंने अभी आपके जरिए बयान सुने तो उसमें इमरान मसूद साहब ने शायद बोला है कि ये सरकार जो है वो मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है, और हमारे नेता ने भी शायद कुछ ऐसा बोला है। तो ये लोग जो हैं गलत बोल रहे हैं राकेश जी, क्योंकि हमारे जो देश की सरकार है वो सिर्फ मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं कर रही है। हमारे देश की जो सरकार है वो उन सब लोगों के साथ अत्याचार कर रही है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सरकार की नीतियों से सहमत नहीं होते हैं। अब आपने बोला ना जितना टाइम ले लीजिएगा, मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा। मिर्जापुर के एक स्कूल में मिड डे मील में नमक रोटी दी जा रही थी, तो आपकी तरह एक निष्पक्ष पत्रकार ने उस चीज को उजागर किया राकेश जी, और जब वो चीज उजागर हो गई, बड़ा फेमस केस है, आपको पता होगा, तो दूसरा दिन जब वो उठा तो वो जेल में था। तो क्या वो पत्रकार हिंदू था? नहीं, वो मुसलमान था। नहीं, वो मुसलमान नहीं था, वो शायद कोई जायसवाल जी थे वो पत्रकार साहब। आज मैं बोल रहा हूं ना, ये हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं इन लोगों ने गलत बोला है। हो गया। क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई कवित्री एक कविता लिख देती है और वो काबा, यूपी में काबा। अब सर आपको एक कवियत्री क्या कहते हैं, कविता नाम ले लीजिए। आपको तो कानून का भी बहुत अच्छा जानकारी है, तो नेहा सिंह राठौर की आपको वकालत करनी तो सर करिए, मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं है। फराज किदवई, मैं आपसे जो सवाल पूछा मैं फिर सवाल पर आता हूं, और जरा वो चेहरे रखिए, ये स्क्रीन हटाइए, मुझे फराज किदवई को, और बीच में वो ग्राफिक्स रखिए, वो ग्राफिक्स रखिए। सर आपने, फराज किदवई साहब, आपने ज्ञान की बातें बहुत बोली, मैंने ज्ञान की बातें बहुत सुनी। मैं आपको फिर काउंटडाउन ऑन करके देता हूं। ये 8 लोग जो पकड़े गए हैं, सर सुनिए फराज किदवई साहब, इमरान मसूद और अबू आजमी से सवाल, इस देश में कौन पत्रकार पर केस दर्ज हो गया, किसके खिलाफ भेदभाव हो गया, इस पर सवाल नहीं पूछा गया था। सवाल जो चेहरे 8 दिखाई दे रहे हैं, इन 8 चेहरों को लेकर सवाल था, और इस सवाल, और इन 8 में से 7 बांग्लादेशी हैं। यहां हिंदुस्तान के भी नहीं है, बांग्लादेशी मूल के हैं, घुसपैठिए हैं। अब मैं आपको समय देता हूं सर, या तो वो उन दोनों के बयान पर खेद जताइए, वरना इनकी बेगुनाही साबित करिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं। सुनिए, आपने एक नाम इसमें से रबीउल हक बताया। 9 अगस्त 2025 को अखबार का नाम ले रहा हूं, द हिंदू, उसमें जाइएगा, इस रबीउल हक के बारे में लिखा हुआ है। आपको पता है राकेश जी कि सन 2015 में जब विश्व गुरु की सरकार बने हुए लगभग 1 साल हुआ था, उस टाइम बांग्लादेश के साथ एक लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हमने साइन किया था। क्या किया था? एक लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया था विश्व गुरु जी की सरकार ने सन 2015 में, और एक भूमि समझौता हुआ था हमारा और बांग्लादेश के बीच में। जल्दी से टाइप कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। जिसके तहत टुकड़ों का, जमीन के टुकड़ों का आदान प्रदान हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश की गहराई तक भारतीय क्षेत्र था और भारत के अंदर बांग्लादेश क्षेत्र था। तो जब विश्व गुरु की सरकार ने बांग्लादेश के साथ वो लैंड एग्रीमेंट साइन किया, तो उसके हिसाब से उन दोनों एरिया में रहने वालों को यह पूरा अधिकार दिया गया कि वो भारत को चुने या बांग्लादेश को चुने। ठीक। उसमें से 2 लोगों ने भारत को चुना, एक शमशुल हक और एक रबीउल हक। ये मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं डेट बता रहा हूं, अखबार द हिंदू 9 अगस्त 2025। ये हो गया करीब 1.5 मिनट। फराज किदवई साहब, अब सुन लीजिए सर, 1.5 मिनट हो गया।
फराज किदवई साहब 1.5 मिनट हो गया। रबीउल हक नहीं, मैंने रबीउल इस्लाम, पता नहीं ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, मुझे नहीं पता है। शमसुल किसी का नाम मैंने अलबत्ता अभी तक लिया नहीं है। दूसरी बात है कि बांग्लादेशी नागरिक होने पर यहां पर रह रहे हैं, मैं इस पर तो सवाल ही नहीं उठा रहा हूं फराज किदवई साहब। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि लश्कर तैयबा बांग्लादेशी मॉड्यूल के हैं। अभी तक जो जानकारी है, संदिग्ध है, इन्हें एजेंसियों ने पकड़ा है। मैं ये कह रहा हूं, आप कैसे तय करेंगे बिना पकड़े कि भाई ये वाकई टेररिस्ट है या नहीं है? संदिग्ध है, एजेंसियों के पास इनपुट था, आतंकी हरकतों की इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद पकड़े गए हैं। मैं तो फिर पूछ रहा हूं, इसमें धर्म कहां से दिखा? हाँ देखिए राकेश, मैं आपको बताता हूं। देखिए हो क्या रहा है आज की तारीख में कि जब विश्व गुरु जी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। अब क्या होता है ना कि एक आतंकवादी घटना कश्मीर में हो गई जिसमें हमारी माताओं बहनों के धर्म पूज करके सिंदूर उजाड़ दिए गए। उसके बाद में दिल्ली में विस्फोट हो जाता है। और नहीं फराज किदवई साहब, माफ करिए सर, हम लोग मैं 5 मिनट से आपके पास हूं, पिछले 5 मिनट से, लेकिन शादाब शम्स नहीं सर। फराज किदवई, आप दिक्कत, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप बड़े भले मानुस हैं, आपको यह निवाला ना निगलते बन रहा है ना थूकते बन रहा है। आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि नेता तो बोलकर चले गए, मैं कैसे डिफेंस करूं। लेकिन शादाब शम्स, सवाल तो बहुत सीधा सा है, आप तो एक मुसलमान भी हैं, आप बताइए इसमें कहां से बांग्लादेशी मूल का आदमी पकड़ा गया? लश्कर का संदिग्ध है, लश्कर तैयबा का बांग्लादेशी मॉड्यूल का बताया जा रहा है, फिर भी ये कह रहे हैं कि निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। राकेश भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आज नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं विपक्ष ने। कांग्रेस के नेता, सपा के नेता बड़ी बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों के ये साथ खड़े हैं। और इनका जो जितना मैं समझ पाया हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं चुनाव आता है तो वहां आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, यानी कि हमारी एजेंसियां, हमारी सरकारें अपने आप अपने क्षेत्रों में बॉम्ब ब्लास्ट कराती हैं, इन आतंकवादियों को खड़ा करती हैं। और ये बेचारे मासूम आतंकवादी जिनके मोहब्बती हमारे देश में मौजूद है, आपके चैनल पे जो सामने खड़े होके ये बातें कर रहे हैं, इनके लिए हमदर्दियों की अपनी फुहारियां छोड़ते हैं। ये इससे घटिया और मैं कहता हूं नीचता वाली राजनीति नहीं हो सकती। आज अगर आपके देश के लोगों के ऊपर सवाल खड़ा होता है, तब तो आप सवाल खड़ा करते ही थे कि देश के अंदर एक कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। आज बांग्लादेशी, क्योंकि हम सब जानते हैं बांग्लादेश में कितनी तेजी के साथ ISIS एक्टिव हुआ, ISI एक्टिव हुआ, जमाते इस्लामी एक्टिव हुई, और बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए, क्योंकि भारत से दुश्मनी करनी थी, तो कितनी नीचता पे गए। अगर कुछ लोग एजेंसीज मेरी सरकार की पकड़ती हैं और उसके ऊपर एजेंसीज के ऊपर हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता सवाल उठाते, मुझे लगता है कि इन्हें इस देश में रहने ठीक है। फराज किदवई बोलिएगा, एक बार जरा कांग्रेस का भी वर्जन ले लूं। राधिका खेड़ा भी स्टूडियो में आई गई हैं। अब अश्विनी मिश्रा साहब, आप भी बेगुनाही साबित कर दीजिए, आपको भी दे देता हूं जितना समय चाहिए। पांडे जी, मैं आपको वैसे तो आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा लॉ के बारे में बताना चाहता हूं। हमारा आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हर कोई व्यक्ति प्राइमा फेसी बेगुनाह होता है। तो बेगुनाही साबित नहीं करनी पड़ती है, अच्छा। गुनहगार है ये साबित करना पड़ता है। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है पहले उसको चेंज करिए। नहीं सर, मैं थॉट प्रोसेस नहीं चेंज करूंगा, मैं थॉट प्रोसेस नहीं चेंज करूंगा अश्विनी मिश्रा, मैं थॉट प्रोसेस नहीं चेंज करूंगा, और कम से कम वहां तो बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा जहां पर देश की सुरक्षा की बात है। अगर एजेंसियों ने कहा कि ये संदिग्ध पकड़े गए तो मेरे लिए संदिग्ध ही हैं, और तब तक संदिग्ध रहेंगे। मेरा थॉट प्रोसेस यही है कि वो तब तक संदिग्ध रहेंगे जब तक वो बेगुनाह या दोषी साबित ना हो जाए। मैं संदिग्ध ही मानकर चलूंगा। ये आपकी पॉलिटिकल कंपल्शन है कि जितने नाम मैंने लिए, मोहम्मद मिजानुर रहमान, मोहम्मद सफायत हुसैन, मोहम्मद जाहिदुल इस्लाम, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद दुजल, उमर, रबीउल इस्लाम, उमर फारूक, ये आप बेगुनाह मानकर चलिए। ये आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, मैं नहीं मानूंगा। मैं आपको सिर्फ एक आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है सर, आप मेरे थॉट प्रोसेस की बात करें तो मैंने अपनी थॉट प्रोसेस बता दी कि एजेंसियों ने कहा कि संदिग्ध है, लश्कर तैयबा बांग्लादेशी मॉड्यूल के ये लोग हैं, मैं उन्हें यही मानकर चलूंगा, संदिग्ध ही मानकर चलूंगा। आप बेगुनाह मानिए। संदिग्ध बोल सकते हैं, गुनहगार नहीं। आप संदिग्ध बोलिए। मैं क्या बोल रहे हैं? हमसे बोल रहे हैं हम बेगुनाही साबित करें। अरे बेगुनाही तो बाय डिफॉल्ट हमारा कोड बोलता है हर कोई। अरे अश्विनी मिश्रा, आपकी पार्टी के सांसद आकर कह गए ना कि निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। नहीं मैं डिबेट कर रहा होता, ये अबू आजमी इमरान मसूद ने नहीं बोला होता, ये डिबेट नहीं हो रही होती, मामला आता अदालत में जाता, कल को जो फैसला आता वो मानते। किसने कहा था कि बोल दीजिए?
मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, जो फैसला होता हम मानते, बट जो सरकार की नियति है उस पर बार बार सवाल उठता है। ठीक है। गुजरात बॉम्बे के 1994 केस में 11 लोग 25 साल बाद छोड़े गए। ठीक है। उनके जो 25 साल जेल में काटे गए हैं उसका जिम्मेदार राधिका कौन है? 94 में किसकी सरकार की नियति पर सवाल रहता है। यस यस, ये सवाल उठेगा। असली सवाल के समय नेटवर्क ही चला गया अश्विनी मिश्रा का कि 93 जिसकी बातचीत करते हैं जब ये लोग पकड़े गए थे, जिसका मुंबई बंद धमाकों की बात कर रहे हैं, किसकी सरकार थी? लेकिन राधिका खेड़ा, ये संदिग्ध बांग्लादेशी लश्कर ए तैयबा टेरर मॉड्यूल के ये लोग हैं। यहां पर दोनों लोग कह रहे हैं कांग्रेस सपा की ओर से कि नहीं साहब, कैसे दोषी मान लें? सभी को नमस्कार। राकेश जी, अगर कोई संदिग्ध है तो कार्रवाई होगी, अगर दोषी नहीं होंगे तो छोड़ दिए जाएंगे। अब हमारी पार्टी का और हमारी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट टेररिज्म। हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की या उससे पहले की कांग्रेस की सरकारें नहीं है कि घर में घुस के आके आतंकवादी हाहाकार मचा के जाते थे, उसके 12 दिन बाद एक स्टेटमेंट आता था कि देयर विल बी जीरो टॉलरेंस, कुछ नहीं करेंगे, और फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन। हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, कहीं भी जाते थे बॉम्ब के स्केयर्स के। यहीं पे आप नोएडा स्टूडियो के पास जो नियरेस्ट मार्केट है अट्टा मार्केट, वहीं पे देख ले, आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकारें थी तो लाउड स्पीकर पे बजता था कि कोई अज्ञात वस्तु ना उठाएं, ये हर जगह होता था। लेकिन यहाँ पे अश्विनी मिश्रा साहब आर्टिकल 21 की दुहाई दे रहे थे, शायद आर्टिकल 21 बोल रहे थे, मैं उस वक्त अंदर आ रही थी। अब वो कह रहे हैं कि आप तब तक दोषी नहीं है। ठीक है, पर ये कौन सा आर्टिकल था अश्विनी साहब जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान से जो लोग मुंबई अटैक के समय यहां आए थे उनको ये प्रूव किया जाए कि वो हिंदू है और आरएसएस के हैं? आपको याद होगा जब 9/11 का केस हुआ था, 26/11 का सॉरी केस हुआ था, तो कसाब को किस तरीके से, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हो, भाई उसके हाथ में कलावा है, वो तो हिंदू है, हिंदू आतंकवाद है, आरएसएस का है। आपने हर रोज पाकिस्तानी को, हर रोज टेररिस्ट को हिंदू बनाने का काम किया था। जब कन्हैया लाल के साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी तब भी आप लोगों के मुंह में दही जम गई थी, क्योंकि आपका वोट बैंक चरमरा रहा था। आज भी अपने वोट बैंक के लिए ही आप सब कुछ करते हैं। याद होगा पठानकोट की इसलिए मैं बात कर रही हूं क्योंकि नया मामला है। राहुल गांधी, इनके नेता अभी एक आदमी से मिले हैं जिसका नाम है मोहम्मद दीपक। अरे रुको ना, मोहम्मद दीपक से मिले राकेश जी। अब वो मोहम्मद दीपक कौन है, उसका नाम क्यों ले रही हूं? मोहम्मद दीपक से कहा कि भैया वो तो मुसलमान के लिए खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने कहा मैं उसकी जिम की मेंबरशिप लूंगा, स्वरा भास्कर ने कहा हम जिम की मेंबरशिप लेंगे। अब यही मोहम्मद दीपक ने अपने फेसबुक पे लिखा, जब उससे डाला एक वीडियो जिसपे उससे पूछा गया कि भाई जब पठानकोट में इंसिडेंट हुआ, लोगों की पैंट उतार के पूछा गया, देखा गया कि तुम हिंदू हो मुसलमान, तो उसने कहा तो औरतों के साथ क्या किया गया था? वो मोहम्मद दीपक पहलगाम में जो हुआ था कि कपड़े उतार के महिलाओं के साथ भी ऐसे किया था। ये उसका जवाब था, ये नहीं बोला कि वो गलत था। उसको तो राहुल गांधी गले लगा रहे, वो सीन देखा था ना ऐसे गले लगाते हुए। राधिका खेड़ा जी ऐसे बातें कर रही हैं कि जैसे इनकी सरकार में बिल्कुल राज चल रहा हो। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात की राधिका जी आपने, आप बस इतना बता दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है कि नहीं है, क्योंकि आपकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत आपके विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोई भी भविष्य में एक बार माना जाएगा। शरीफ है आपके पास, शरीफ आपके प्रधानमंत्री या जिनपिंग है आपके प्रेसिडेंट? कौन है आपके तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है, तो या तो आप चाइना से या पाकिस्तान से, नमक स्वाद अनुसार ले लीजिए। राधिका जी बस इतना बता दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है या रोक दिया गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था तक ऑन है जब तक पाकिस्तान अपना दुस्साहस खत्म नहीं करेगा। घर में घुस के मारा था, और याद है ना राहुल गांधी ने क्या पूछा था, क्योंकि आप ऑपरेशन सिंदूर पे जा रहे हैं, सवाल पूछा था आपने। अपनी खुद की आर्मी पे विश्वास नहीं किया था, और ट्रंप पे विश्वास करने वाले लोग अब ना पूछे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। बैक टू द पॉइंट। मैं अजहरी साहब से भी एक टिप्पणी ले लूं, फिर फराज भाई आपके पास आता हूं। अजहरी जी, 8 में से 7 लोग बांग्लादेशी मूल के। या तो मैं डिबेट, मुझे जवाब देने दिया जाए, नहीं तो सर मुझे लगा आपने बोल लीजिए, 30 सेकंड और बोल लीजिए, आपको बोला 30 सेकंड इंतजार कर लेंगे। राधिका जी मुझे नहीं बोलने दे रही हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, की बात की। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब था, मोदी जी ने कहा था कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। दिल्ली में ब्लास्ट हुए, मोदी जी भूटान चले गए, वो एक्ट ऑफ टेरर। अच्छा सुनिए, आपके हिसाब से
अश्विनी मिश्रा, आपके हिसाब से, आप सुनिए ना, आपके हिसाब से मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नहीं है? सर सुनिए ना पहले, अश्विनी मिश्रा सुनिए ना, आपके हिसाब से मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नहीं है, तो फिर आपके हिसाब से सुनिए ना सर प्लीज। अरे तो रुक जाइए ना, आप सवाल सुनेंगे नहीं। अगर आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है तो भी आप संदिग्ध को आज आप बेगुनाह मान रही, कौन सी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है? एजेंसी कह रही है संदिग्ध है, एजेंसी कह रही है बांग्लादेशी मूल के हैं, एजेंसी कह रही है लश्कर तैयबा बांग्लादेशी मॉड्यूल के हैं, ये देश में अंधेर फैलाना चाह रहे थे, हमारे पास प्राइम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, हमने पकड़ लिया है। आपके नेता कह रहे हैं कि निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, ये कौन सी टॉलरेंस की पॉलिसी है? कितने परसेंटेज में रखूं? 0 1 2 10 100? राकेश जी, इनके नेता के कान में किसने फुसफुसाया कि वो निर्दोष है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फुसफुसाया कि लश्कर के लोगों ने फुसफुसाया? अजारी साहब एक टिप्पणी आपकी। अश्विनी मिश्रा हो गया, अश्विनी मिश्रा हो गया, हो गया सर, हो गया अश्विनी भाई, हो गया, आपका जवाब आ गया, जवाब से ज्यादा आ गया। आपने बताया अजारी जी, क्या धर्म देखकर आतंकियों की भी पैरवी की जाएगी? धर्म देखकर आतंकी बनाया जाता है, आतंकियों की पैरवी नहीं की जा रही है। ये जो मामला सामने आया है, आतंकवाद हो तो किसी तरह की दहशतगर्दी हो, मैं उसके साथ में ना कल था, ना ही हो सकता हूँ, ना ही कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को षड्यंत्र में फंसा करके, मैं नाम ले रहा हूँ, एक मोहम्मद आमिर खान है, ये है 1998 दिल्ली बम धमाकों के मामले में गिरफ्तार हुए, लगभग 14 साल जेल में रहे। 2012 में इन्हें बरी कर दिया गया। इनकी जो 14 साल की जिंदगी बर्बाद हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप आइए, मोहम्मद रफीक शाह है, 2005 में दिल्ली सीरियल ब्लास्ट केस में गिरफ्तार हुए। 2016 में अदालत ने इन्हें, अदालत के पास कोई सबूत नहीं आया, इन्हें कर दिया, बरी कर दिया। मैं पूछ रहा हूं, जो और ऐसे बहुत सारे नाम है, मैं टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता। मतलब इन लोगों की जो जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, इनका जिम्मेदार कौन है बताओ तो आप? अरे कोई गिरफ्तार हुआ है? सुनो ना सादा भाई, मैंने आपको सुना है, सादा भाई मैंने आपको सुना है, सादा भाई सुन तो ले, मुझे सुन ले, मैं भी आपको सुन लूंगा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिन लोगों की, उनकी निष्पक्ष जांच हो जाए, कोई एतराज नहीं है। गलत है उन्हें फांसी पे आप लटकाओ, चौराहे पे लटका दो आप, लेकिन वो जेल में जाए, फिर जेल में जाने के बाद 15 साल। अच्छा, एक बात बताइए, बरी हो जाए तो सुनो, तो जो जिंदगी बर्बाद होती है उसका जिम्मेदार कौन है बताओ तो? ठीक है, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस के जमाने में भी हुआ है, नहीं सवाल जमाने में नहीं हुआ। एक बात बताइए, आप मोहम्मद मिजानुर, सफायत, जाहिदुल, लिटन, उज्जवल, उमर, रबीउल इस्लाम, उमर फारूक, इनमें से कभी मिले किसी से? नहीं भाई, नहीं, हम नहीं जानते। तो फिर इतना प्रेम ये जरूर कहेंगे, क्यों इतना प्रेम? मुसलमानों, क्यों इतना प्रेम है? और आज तक आतंकवाद के नाम से, अरे क्यों इतना प्रेम है अजारी जी आपको? जिन लोगों को टारगेट किया गया वो कौन? राज का खिलाफ आप कुछ पूछ रही थी, फिर मैं शादाब आ रहा हूं। कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं, एक मिनट, आपने नाम गिनवाए। जनाब, मुझे ये बताइए कि अभी जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ था, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर साहब थे, उनका नाम क्या था? आने दो। पहलगाम वाले का इंसिडेंट में उन लोगों का नाम क्या था? मैंने नाम रखे क्या? मैंने अल फलाह यूनिवर्सिटी नाम रखा, मैंने उमर नाम रखा, मैंने क्या नाम रखे उनके? आप ही के लोगों के नाम दिए हुए हैं ना। ये क्यों होता है? हर बार वो यही निकलते हैं। बीसियों मामले दिखा सकते हैं आप लोगों ने तो उस कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कांग्रेस तो मुसलमान को हिंदू बनाने में तुल गई। ये काम की नाम और राजनीति लाने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने करा। ठीक है, बता दीजिए मुझे। शादाब शम्स नहीं बताएंगे। अजारी साहब की कभी मुलाकात नहीं हुई, फिर भी इनको लगता है कि सारे बेचारे बड़े निर्दोष हो सकते हैं, इन्हें जेल में तो नहीं रखो। हमने निष्पक्ष जांच की बात, एक तो ये जो पॉलिटिकल तुष्टीकरण की राजनीति इसी कहते हैं कि बिना जाने सिर्फ नाम सुन के उनसे हमदर्दी दिखाना, ये हमदर्द नहीं है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, अजहरी साहब जरा 2 मिनट रुक जाइएगा बीच में, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मत कीजिएगा। जो अभी कांग्रेस और सपा हमदर्दी दिखा रही है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर इनको लगता है कि देश की एजेंसियां बेईमान हैं, इनको लगता है देश की सरकारें बेईमान हैं, इनको लगता है देश की न्यायपालिकाएं बेईमान है, सब कोई बेईमान है, सिर्फ ये मुसलमानों के हमदर्द है। अगर ये इतने मुसलमानों के हमदर्द हैं तो पहले तो ये बता दे कितने आंदोलन किए मुसलमानों के लिए, कितनी बार ये जेल गए। ये केवल बहरूपिये हैं, जब इस तरह के मामले आते हैं तो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए सामने कूद जाते हैं।
हाँ, बहरूपी ही तो है। बताइए कौन से मुसलमानों के मामलों में किस जगह खड़े हुए ये लोग? ये कहीं हमदर्दी नहीं दिखाते। आप भाजपा में मलाई आप खा रहे हो, तो आप तो आपकी बोली तो मैं कांग्रेस को कह रहा हूँ, आपके पेट में दर्द हो रहा है। अरे क्यों नहीं होगा दर्द? आप भी सफाई है क्या? सेक्युलर पार्टियों को निशाना बनाने के लिए। अच्छा ठीक, सुनिए आजारी जी लोग मरे आपको। शादाब शम्स ने आपके उलट बात कर दी, तो आपको वो भाजपा की मलाई खाने वाले लग गए। आप कांग्रेस में नहीं है तो भी कांग्रेस पर तंज में आपको दर्द हो रहा है। कौन कहां से मलाई खा रहा है, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए उधर। लेकिन फराज किदवई साहब, ठीक है, फराज किदवई साहब, 2013 में जब आप लोग केस वापस लेना चाह रहे थे, तब कोर्ट ने कहा था कल को क्या आप लोग पद्म पुरस्कार दे देंगे। ये कोर्ट की सख्त टिप्पणी आप लोगों पर थी। एक मिनट रुक जाइए आजारी साहब प्लीज, आजारी साहब प्लीज, नहीं अच्छा लगता है। तारिक आसमी और खालिद मुजाहिद जैसे मामलों में कोर्ट ने वापसी खारिज की और बाद में इन लोगों को सजा भी हुई। तो क्या वही मानसिकता अभी तक चल रही है? अबू आजमी के मन में वही सब है अभी तक? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मैं शादाब साहब की बात का जवाब दूंगा, दूसरी आपकी और तीसरी राधिका खेड़ा जी की। शादाब भाई, आपको पता है आप हरे सांप हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप कौन से सांप है? दो मुंह सांप हैं आप। ये नीतीश राणे कह रहे हैं। आप कौन से गद्दार हैं आप? ये नीतीश राणे कह रहे हैं। इसका खाते उस देश को नहीं देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं। आतंकवादियों को समर्थन करते हैं। अरे मैं नहीं कह रहा हूं। आप अजगर हैं, सांप है। क्या है? अरे ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, आप शर्मा नीतीश राणे कह रहे हैं कहते हुए। आपको सांप। अरे ये नीतीश राणे कह रहे हैं सर, मैं नहीं कह रहा हूं। अरे सुनिए तो सर सुन लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं शादाब भाई, बुरा ना मानिए। ये नीतीश राणे ने कहा है, जो आपके महाराष्ट्र में मंत्री हैं बीजेपी कहा है कि मुसलमान हरे सांप होते हैं। देश के साथ देश, तो आप हैं हरे सांप है कि नहीं, बताइए। आप बोलते हैं उनके लिए बोला है। अरे सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सीधा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, या देखिए ऐसे नहीं है। अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं बीच में आता हूं, एक मिनट मैं बीच में आता हूं। फराज भाई ये सुनिए ना, कौन सांप? आप सांप कहेंगे, वो अजगर कहेंगे। सांप अजगर की डिबेट थोड़ी नहीं करनी है, थोड़ा शब्दों का सब लोग ध्यान रख लें। मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ ठीक है सर, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, बात पर आइए, सवाल पर आइए सर। शादाब भाई रुक जाइए, सवाल पर आइए। सवाल पर आइए, सवाल पर आइए। दिखा रहे हैं हमदर्दी। ठीक है, सवाल पर आइए फराज भाई। जो 2013 के को लिंक करके मैंने सवाल पूछा, उस सवाल पर आइए। शादाब भाई रुक जाइए, हो गया। सुनिए सर मैं आ रहा हूं, मैं सब पे आ रहा हूं। देखिए शादाब भाई, मैंने आपको हरा सांप नहीं कहा, हरा सांप कहा नीतीश राणे ने, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने मुसलमानों को हरा सांप कहा था। मैंने थोड़ी, आप हरे सांप हैं कि नहीं है ये बता दीजिए। अरे सर निकल जाइए ना सांप से बाहर। या फराज किदवई साहब, यही सांप अजगर के खेल में, सांप अजगर के खेल में आपको डिबेट का समय खत्म करना है, क्योंकि आपको पता है कि 2013 से लिंक करके सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है। या तो सीधे सवाल पर आइए, या तो बोलिए ऐसे टाइम पास करना चाहते हैं। सर मैं आ रहा हूं। हाँ तो आइए सर, सीधे कम टू द पॉइंट। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, और हाँ, राधिका जी ने 9 उसकी बात की, 26/11 क्या नाम है, 26/11 महाराष्ट्र। अरे सुनिए तो, हाँ 26/11 की बात की। 26/11 पे आपको पता है जब हमला हुआ था, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक फुल पेज ऐड निकाला। हाँ। फुल पेज, क्वार्टर पेज ऐड निकाला। ठीक है। और उसमें लिखा, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वोट फॉर बीजेपी। अच्छा, मतलब इस देश में इतना बड़ा हमला हो गया। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी अखबार के फ्रंट पेज पे इश्तिहार दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। बिल्कुल, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए वोट देंगे ना, इसी को वोट दिया। लेकिन किदवई साहब, फराज भाई ये बताइए, आप रोजे से है तो मैं उम्मीद करती हूँ दिल पे रख के सच बोलेंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने बेटे के साथ एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर को लेके वहां पहुंच गए थे। गृह मंत्री ने 3 बार कपड़े बदले। क्या आप उससे वाकिफ रखते हैं? और आप आज उनके साथ गठबंधन में हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद राम गोपाल यादव के साथ अपने हीरो बेटे को पिक्चर लॉन्च करने के लिए वहां चले गए। रोजे पे है, दिल पे हाथ रख के सच बताइए, क्या आप इससे अग्री करते हैं? ठीक है, एक मिनट, राधिका जी 30 सेकंड नहीं सर, प्लीज। बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है। ये महिला जहां जाती है, अरे डिबेट में हो जाता है, डिबेट में हो जाता है। एक मिनट, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। 1 मिनट फराज किदवई बोलेंगे, 1 मिनट राधिका खेड़ा, उसके बाद आप जवाब दीजिए। आप सुनिए, बोलिए फराज भाई। हाँ सुनिए, और ये जो राष्ट्रवादी सरकार है ना,
जब विश्व गुरु प्रधानमंत्री आज की तारीख में चल रहे हैं ना, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि उस आतंकिस्तान की नापाक एजेंसी ISI को बुला करके पठानकोट में आपने बिरयानी खिलाई। अरे आप मनमोहन सिंह मैंने आपसे प्रूफ कराया था को बुला करके यहाँ बिरयानी खिलाई है कि आओ हमारी जांच करो। शर्म आनी चाहिए। ठीक, शर्म आनी चाहिए। राधिका, अब मेरे 2013 वाले का बात का जवाब दे दीजिए। फराज किदवई, मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए। आपने राधिका खेड़ा बीजेपी को खूब कोस लिया, वो जवाब भी देंगी। मेरे सवाल का सर जवाब दे लीजिए। फराज किदवई, मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए। नहीं आया सवाल, मेरा जवाब नहीं मिला। बात करती हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आपने कोस लिया मेरे सवाल का अरे जवाब। सर आपका भी जवाब दे रहा हूं। हाँ। आज की तारीख में क्या हो रहा है? आज की तारीख में मजहब और जात को देख करके इस फराज किदवई, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि 2013 में जिन लोगों पर आप केस वापस लेना चाहते थे, कोर्ट ने आपको डांटा था, आपकी सरकार को। कोर्ट और जिन दो लोगों की बातचीत हुई थी, तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद, इनकी वापसी खारिज हुई थी और बाद में इन्हें सजा सुनाई गई थी। मैंने आपसे पूछा कि भाई मानसिकता भी अभी अबू आदमी के दिमाग में है, आप इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सर अब सर पे आ गए। मैं दे रहा हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बोला है कि आई डोंट वांट टू टेक द वर्ड्स बट द स्टेट पुलिस बाइस। फिर वही बात है। चलिए राधिका खेड़ा, फराज किदवई, मैंने कहा मुझे मालूम है ये निवाला आपके लिए ना निगलते बन रहा है, ना जो है वो थूकते बन रहा है। ये वही स्थिति है। राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा, ठीक है सर, आपका समय। राधिका खेड़ा को फराज भाई, आप रोजे से है, उम्मीद करती हूँ जितना गुस्सा आपने दिखाया इस पाक रमजान के महीने पे, उतना ही गुस्सा आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो आपके साथ गठबंधन में है उन पे भी दिखाएंगे। आज तो वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके पुत्र तो विधायक का चुनाव लड़ते हैं। अपने एक बेटे को हीरो बनाने के लिए रामगोपाल वर्मा को लेकर गए थे, नहीं गए थे? क्या कांग्रेस के गृह मंत्री ने 2 बार कपड़े बदले थे कि नहीं बदले थे? क्या राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ऐसे गुस्सा क्यों नहीं आया था फराज साहब आपको? आज कर दीजिए ना वो गुस्सा कि राहुल गांधी रात को क्यों फार्म हाउस पे पार्टी कर रहा था उस दिन, पर नहीं आएगा। क्यों आप उस पे गुस्सा नहीं करते जो दिग्विजय सिंह आज राज्यसभा में बैठे हैं और आपके साथ अलायंस में, जब वो कसाब को हिंदू साबित करने में लगे थे, तब ऐसे करके क्यों नहीं गुस्सा आया? पाक महीना चल रहा है रमजान का, दिल पे हाथ रख के बताइए, गुस्सा आया कि नहीं आया? नहीं, लेकिन मैं तो राधिका खेड़ा जी पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूं और ये देश देख भी रहा है। समय इतना ही है फराज भाई, समय इतना ही है। लेकिन जिन नामों की चर्चा हुई थी, 8 नाम, ना तो आप बेगुनाही साबित कर पाए, निर्दोष आप लोग कहते रह गए, संदिग्ध भी आप लोग मानने को तैयार नहीं है, ऊपर से करें निर्दोष फंसाया जा रहा है। सर, राष्ट्र नीति सबसे ऊपर होनी चाहिए, वोट नीति नहीं। आप सबका बहुत बहुत